This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम हेल्थ आवर के साथ समीना ख़ान एक मरतबा फिर आपके सामने हाज़िर। इस प्रोग्राम को जिसको कि हर हफ्ते 6 से 7 के दरमियान आप देखते हैं और इसमें हमारी ये कोशिश होती है, हर हफ्ते का मतलब मेरा ये नहीं कि हफ्ते के रोज़, मतलब आफ्टर एवरी वीक एवरी मंडे ये प्रोग्राम आप देखते हैं और इसमें हम एवरी वीक कोशिश करते हैं एक नया टॉपिक रखें, एक नए जो आपका जो हेल्थ इशू है उस पर बात करें। और इस प्रोग्राम को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, बड़े शौक से देखते हैं क्योंकि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके हेल्थ के हवाले से। और इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में कम्युनिटी रीच का ताउन हासिल है और उनके साथ NHS नॉर्थ मैनचेस्टर क्लिनिकल कमिश्निंग ग्रुप जो है वो भी शामिल है। और बेसिकली जो हमारा मकसद यही होता है इस प्रोग्राम में कि आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है अपनी सेहत के हवाले से कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसके हवाले से हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा आज के दिन का टॉपिक क्या है। आज हम बात करेंगे यूरिन इन्फेक्शंस के बारे में, किडनी प्रॉब्लम्स और प्रोस्टेट कैंसर। किडनी का प्रॉब्लम ख़ास तौर पर अगर हम देखें हमारे लोगों में बहुत ज़्यादा है, अगरचे कि ज़्यादातर ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स किडनी की वजह से आती हैं, जिनमें पानी वगैरह जहाँ पे गंदा हो या बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जिसकी वजह से किडनीज इन्फेक्ट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर भी लोग जो हैं सफ़र करते हैं किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से। और आज स्पेशली जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला और इसका रिसर्च जो मटेरियल था वो मिला तो मुझे खुद देख के बड़ी हैरानगी हुई कि कितने ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर के मरीज़ जो हैं इस मुल्क में मौजूद हैं। और ये कहा गया है कि 35 साल से पिछले 35 साल के अरसे में तकरीबन ट्रिपल हो गई उन लोगों की तादाद जो कि प्रोस्टेट कैंसर से सफ़र करते हैं। और उसकी वजह यही है कि जैसे जैसे रिसर्च आ रही है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा आ रही है, लोगों का चेकअप हो रहा है, लोग जा रहे हैं अपने हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, तो उससे ज़्यादा पता चल रहा है कि रोज़ बरोज़ लोग जो हैं वो प्रोस्टेट कैंसर का शिकार हैं। इसलिए इस हवाले से बात करना और इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हमारी जो लोकल फार्मेसीज़ हैं जो मौजूद हैं तकरीबन हर छोटी बड़ी शहरों में बहुत ज़्यादा तादाद में फार्मेसीज़ मौजूद हैं। आप जाएं, आपकी गली में, स्ट्रीट में के एंड में, नुक्कड़ में कहीं ना कहीं कोई फार्मेसी ज़रूर होगी। और ये फार्मेसीज़ जो हैं वो कैसे हेल्प करती हैं हमारी, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे आज के प्रोग्राम में जो 2 मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं उनका तारुफ आपको कराना चाहूँगी। पहले मेहमान जो मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं यूरोलॉजिस्ट हैं और नॉर्थ मैनचेस्टर हॉस्पिटल में यूरोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हैं, अतर मरगूब साहब। इनको मैं वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच, आपने ज्वाइन किया मुझे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरे मेहमान मौजूद हैं, सेकंड टाइम ही इज़ इन माय प्रोग्राम, हसन अल-बयाती, इज़ अ प्री-रेज फार्मासिस्ट और आप पहले भी इनसे मिल सके हैं। हसन, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम बैक अगेन। थैंक यू। मरगूब साहब, हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारा यूरिन इन्फेक्शन के बारे में। बड़ी प्रॉब्लम्स लोगों को होती हैं यूरिन इन्फेक्शन की और छोटी छोटी बातें जिसको अगर केयर किया जाए तो इससे बचा जा सकता है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो हमारा किडनी का जो यूरिन इन्फेक्शन होती है, इसमें कॉमन जो कॉजेज़ हैं या जो सिम्टम्स हैं वो क्या हो सकते हैं, जिससे एक शख्स ये समझ ले कि उसको अब एहतियात करनी है या डॉक्टर के पास जाना है, ये यूरिन इन्फेक्शन की अलामत है? यूरिन इन्फेक्शन में अमूमन इंसान को, मरीज़ को पेशाब बार बार आएगा, पेशाब में जलन होगी, पेशाब में दर्द होगा, पेशाब में आपको बाज़ दफ़ा ऐसा महसूस होता है कि यूरिन क्लाउडी है, कि जैसे उसमें पस है, बिल्कुल वो वाटरी नहीं है। और अगर बहुत शदीद किस्म की इन्फेक्शन हो तो उसमें पेशाब में खून भी हो सकता है। ये तमाम अलामात हो सकती हैं पेशाब की किसी भी बीमारी की, लेकिन अगर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगी तो यूजुअली ये सिम्टम्स होंगे कि आपको मसाने में दर्द होगा, लोअर एब्डोमेन में दर्द होगा, पेशाब करते हुए पेशाब बार बार आएगा और उसमें जलन होगी। अच्छा, यूरिन इन्फेक्शन जैसे आपने बताया कि पेशाब का बार बार आना, हम अक्सर अगर बात करते हैं खुदा न खास्ता डायबिटीज़ की, अगर आपको किन सिम्टम्स पे जाना चाहिए, तब वो उनके भी यही सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है और आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है तो भी आप अपनी चेकअप ज़रूर करवाएं। लेकिन इसमें और थोड़ा सा बेसिक फ़र्क कैसे पता चलेगा कि ये तो यूरिन इन्फेक्शन है, ये लोग बस जाएँ और जाके जीपी को चेक कराएं? देखें, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो अक्सर सिम्टम्स हैं वो ओवरलैप करेंगे। डायबिटीज़ में भी पेशाब बार बार आएगा,
پروسٹیٹ پرابلم میں بھی پیشاب بار بار آ سکتا ہے, اگر آپ پانی زیادہ پی رہے ہیں اس میں بھی پیشاب بار بار آ سکتا ہے, اور یورین ٹریکٹ انفیکشن میں بھی بار بار آ سکتا ہے. تو آپ کسی ایک سمٹم کی بیسس پر تو عموماً نہیں کہہ سکتے جی. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز جو اچانک شروع ہوئی ہے, آپ کو پیشاب میں جلن بھی ہے, تھوڑی سی ڈسکمفرٹ بھی ہے, یو آر فیلنگ میں بی رن ڈاؤن, ہو سکتا ہے آپ کو ہلکا سا ٹیمپریچر محسوس ہو رہا ہے, اگر پیشاب کی انفیکشن زیادہ شدید ہو گئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ گردوں میں درد محسوس ہو رہا ہے. یہ تمام علامات آپ کو ایک شبہ دے سکتی ہیں, گیو یو بٹ آف اے ڈاؤٹ کہ ہو سکتا ہے یورین انفیکشن ہے. اور اس میں جو پہلی بات تو یہ کہ آپ پانی پینا تھوڑا سا زیادہ کر دیں تو اس طرح سے پیشاب میں جو بیکٹیریا ہیں وہ فلش آؤٹ ہو جائیں گے. لیکن اصل میں جو ٹیسٹ وہی ہوگا جب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور وہ آپ کے یورین کا معائنہ کریں گے. کس سٹیج پہ آپ کو چاہیے کہ اب آپ جی پی کے پاس جائیں یا اے این ای جائیں؟ دیکھیں اے این ای تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ایک دم سے اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ اے این ای میں عموماً اس طرح کا مریض جو کہ بہت زیادہ انویل نہیں ہے وہ دیٹ ول بی اے لو پرائرٹی پیشنٹ فار اے این ای. تو اس میں آپ کو وہاں پہ 2-3-4 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا بفور یو گیٹ ایون سین بائی اے نرس. تو اس میں بہتر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اگر آپ 1-8 دن پانی زیادہ پینے سے آپ کے سمٹم بہتر نہیں ہوئے اور آپ ابھی بھی رن ڈاؤن فیل کر رہے ہیں, آپ فیل کر رہے ہیں لیک آف انرجی, یو آر ناٹ یور یوزول سیلف, تو بہتر ہوگا کہ اپنے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ بنوا لیں اور جی پی کو دکھا دیں, جی پی کو دکھائیں, جی پی سے ٹیسٹ کروا لیں. اس کے بعد آپ کی ہسٹری کی بیسس پہ جو اس میں مثال کے طور پہ جو پہلا انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ مجھے کیوں یورین ٹریکٹ انفیکشن ہوئی, میرے کیا رسک فیکٹرز تھے. تو جیسے ایک تو آپ نے آلریڈی ذکر کیا ڈائبٹیز میں اسپیشلی اگر ڈائبٹیز کا کنٹرول بہت اچھا نہیں ہے تو اس میں پیشاب کے انفیکشن ہو سکتی ہیں. اگر آپ کو پیشاب کی انفیکشنز ہوتی رہی ہیں بچپن میں یا پرانی زندگی پہلے پریویس لائف تو اس میں زیادہ چانس ہیں. اگر آپ کو کڈنی کے سٹونز ہیں, بلیڈر سٹونز ہیں, اس کی وجہ سے انفیکشنز ہو سکتی ہیں. اور بعض لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے دے آر بٹ مور سسیپٹیبل. اس تمام ہسٹری کی بیسس پہ آپ کے ڈاکٹر صاحب یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا اس کو صرف ایک کورس آف اینٹی بایوٹکس دے کے فار دا ٹائمنگ, سپوز اٹس اے ون آف ایپیسوڈ in last 5 years, then you don't need to investigate. You'll do maybe urine test, you'll give one course of antibiotics اور اس کے بعد that should be enough. لیکن اگر دوسری طرف ایک صورتحال یہ ہے کہ ایک پیشنٹ کو بار بار انفیکشن ہو رہی ہے, آپ نے اینٹی بایوٹکس دیں, وہ ٹھیک ہو گئی یا ٹھیک ہو گیا اور مہینے میں 1.5 مہینے میں دوبارہ, تو اس میں پھر نیچرلی آپ کے ڈاکٹر صاحب یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے اور مے بی الٹرا ساؤنڈ اسکین ہونا چاہیے اس پیشنٹ کا. Right. Hassan, is there any over-the-counter treatment available for urine infection? There isn't a treatment as such. You'd have to see a doctor and then possibly get antibiotics prescribed for it to treat it. But there are things which you can get to help with the symptoms. So because a lot of the patients who do have UTIs, when they pass urine, it's usually very acidic. Things that are given out to counter that, so the cranberry juice, that kind of thing, should relieve any pain or irritation symptoms that the patient might experience when they do go to the loo. In terms of if they've got a fever or pain which is accompanying that, then just painkillers to see them through until they get to see the doctor. Right, okay. اچھا, میں جو بیسک جو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کو پرابلم ہوئی کہ وہ یورینیشن میں اس کو پرابلم ہو رہی ہے اور اس کو جلن ہو رہی ہے, تو اوبیسلی اس کو سوچنا چاہیے کہ شاید یورین انفیکشن ہے. بٹ اس کی ریزنس ہو کیا سکتی ہیں, کس وجہ سے لوگوں کو یورین انفیکشن ہوتا ہے جس کو کہ اگر وہ احتیاط کریں تو ان کو نہیں ہوگی یہ انفیکشن؟ یورین انفیکشن کی 2-3-4 ڈفرینٹ مختلف کازز ہیں اور اس کو مختلف گروپس میں آپ کر سکتے ہیں. بچوں میں عموماً یورین ٹریکٹ انفیکشنز ہو جاتی ہیں اور اس میں عموماً آپ کو ایک الٹرا ساؤنڈ اسکین کروانا ہوتا ہے تاکہ میک شور کہ کوئی کڈنیز وغیرہ میں بلیڈر میں پرابلم نہیں ہے. عموماً بچے جب اس ایج کے نکل آتے ہیں پھر انفیکشنز نہیں ہوتی. لڑکیوں کو عموماً ان ٹینز اینڈ لیٹ ٹینز اینڈ 20s اینڈ 30s اس میں انفیکشنز ہو سکتی ہیں, اس لیے کہ خواتین میں length of urethra is much smaller, so bacteria have less distance to travel to get into bladder. اس کے مقابلے میں مردوں کو یورین انفیکشنز کم ہوتی ہیں جوانی میں, اس لیے کہ there's a urethra is slightly longer, so bacteria finds it difficult to enter into bladder.
Constipation is one thing we can avoid. Oh, right. That is something that can lead to infections. We should not hold on to a full bladder. इसलिए कि अगर मसाना full होगा और उसके अंदर बैक्टीरिया तो they'll be able to multiply. दूसरी बात एक जो अमूमन मर्दों में आफ्टर द एज ऑफ 50 और 55 जो कि हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे कि प्रोस्टेट प्रॉब्लम में बाज़ दफ़ा मसाना मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होता, उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग. और उसमें अगर आप ये सोचें कि अगर आपके मसाने में हर वक्त 100, 150, 200 मिल यूरिन मौजूद है तो उसके इन्फेक्ट होने का चांस ज़्यादा है. उसको आप ट्रीट कर भी लेंगे तो इट विल गेट री इन्फेक्टेड अगेन. वो स्लाइड डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स आता है 50 प्लस मेल्स का. लेकिन ये तमाम डिफरेंट जो रीजंस हैं उसमें बॉटम लाइन यही है कि पहले आप यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ट्रीट करें. ठीक, एक दफ़ा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको आपके रिकॉर्ड में रहना चाहिए ताकि अगर रिपीटेड इन्फेक्शंस हो रही हैं, आई थिंक you are okay if you get 1 or 2 infections per annum. Then that's normal. That is acceptable. Right. Just like जैसे कि मुझे आजकल नज़ला ज़ुकाम और खांसी है और जो मुझे साल में एक आध दफ़ा हो जाता है तो वो एक्सेप्टेबल है, मेरे ख्याल है हर एक को होता है. तो एक दो से ज़्यादा अगर आपको इन्फेक्शंस हो रही हैं या बार बार एंटीबायोटिक खानी पड़ रही है तो उसमें ठीक है वो एपिसोड ट्रीट होना ज़रूरी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करानी भी ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है बार बार. Right. Hassan, what can be done to prevent urinary infection? I mean, what we can do, which measures we can take? So there are some obviously genetic factors which you can't really help. So some patients are automatically more prone to it than others. But general things that you could do is drinking plenty of fluids, plenty of water, for example. Cranberry juice again is something that's been shown to help with reducing the likelihood of you developing it. But there isn't much more than that you can do. Obviously, practice good hygiene, wear loose clothing, but other than that, there's not much more that really you can do about it. Right. Okay. अब हम आते हैं जी अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसमें प्रोस्टेट कैंसर की हम बात करते हैं. प्रोस्टेट कैंसर जो है डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा यूके में बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहा है. इसकी वजह क्या है, क्यों ये इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? इसमें मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर इज़ बेसिकली अ डिजीज़ ऑफ एजिंग मेल. तो जैसे जैसे आपके सोसाइटी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर होगी और हमारे डिटेक्शन मेथड्स बेहतर हो जाएंगे. पिछले 20-30 साल में हमारे पास कोई ब्लड टेस्ट ऐसे आ गए हैं, कोई हमारे पास स्कैन्स वगैरह ऐसे हो गए कि इन तमाम चीज़ों को डिटेक्ट करना निस्बतन बेहतर हो गया है. तो अगरचे प्रोस्टेट कैंसर्स के नंबर्स तो बहुत ज़्यादा आपको अलार्मिंग लगते हैं जितने नंबर ऑफ़ केसेस डायग्नोज होते हैं, लेकिन अगर आप सर्वाइवल देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी प्रोस्टेट कैंसर के बारे में एक चीज़ कही जाती थी 30 साल पहले जब मैंने मेडिसिन शुरू की थी कि patient would die with prostate cancer. Patient would not die of prostate cancer. कि patient को prostate cancer है लेकिन उसकी cause of death कुछ और होगी. तो अमूमन अभी हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन ऐसे बेहतर हैं कि जिसकी वजह से सर्वाइवल नंबर्स बहुत अच्छे हैं. प्रोस्टेट कैंसर के डायग्नोसिस के नंबर्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन इट इज़ नॉट एंड ऑफ लाइन. कोई ऐसी बात नहीं है कि आज प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हुआ है तो बस आप अपनी तमाम जायदाद और घर बेच दें और गाड़ी को ऑटो ट्रेडर पे लगा दें. इट्स नॉट दैट बैड. अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल. अच्छा, लेकिन ये कि इससे जो मुझे समझ में आ रहा है कि ज़रा ज़्यादा उम्र में जाके ही होती है प्रॉब्लम. जी, ये यंग एज में नहीं हो सकती या मिडिल एज में नहीं होगी. हो सकती लेकिन चांसेस कम जी है. ज़्यादा जो हमारे 3/4 केसेस होते हैं वो 70 प्लस एज ग्रुप में होते हैं. अच्छा, उसमें जाके होता है. लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो एक अंग्रेज़ी का मुहावरा हम लोग यूज़ करते हैं कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डिफरेंशिएट वुल्फ फ्रॉम शीप. दैट मेजॉरिटी ऑफ प्रोस्टेट कैंसर दे आर माइल्ड, दे आर स्लो ग्रोइंग एंड परहैप्स we are comfortable in the knowledge that we can treat them in their own time and that's not a problem and patient would have a good life expectancy. लेकिन उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम अंग्रेज़ी में वुल्फ कह सकते हैं कि जो एग्रेसिव होंगे और वो जल्दी से. अनफॉर्चुनेटली
यंग एज ग्रुप में जो प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज होगा वो एग्रेसिव होगा, तो अगरचे 45 प्लस 50 45 टू 60 में प्रोस्टेट कैंसर निस्बतन कम मिलेगा, लेकिन वो जो मिलेगा उसके ज़्यादा एग्रेसिव होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, इसका कोई ताल्लुक है आप एथनिक बैकग्राउंड से, कि आप कितनी सिटी क्या है, किस बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं, तो ज़्यादा होगा या कम होगा? इसमें थोड़ा सा इन अ वे बेनिफिट है कि इसमें अफ्रो कैरिबियंस में सबसे ज़्यादा रिस्क एथनिक बैकग्राउंड में, जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं वो मैं आपको बता दूँगा। एथनिक बैकग्राउंड में अफ्रो कैरिबियंस में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद जो कॉकेशियंस हैं, जो वाइट पॉपुलेशन है, एथनिक लोकल पॉपुलेशन ऑफ द वेस्ट, इनमें है। एशियंस में और ओरिएंटल्स में, पाकिस्तानी इंडियंस सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं और जो जापानीज़ एंड चाइनीज़, इनमें निस्बतन कम है प्रोस्टेट कैंसर। उसमें दो वजह हो सकती हैं कि एक तो अभी हमारी क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी नहीं थी, जो कि इसमें जहाँ पर हम पिछले 30-40 साल से हमारी कम्युनिटी रह रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर और लोगों ने भी अपनी सेहत का बहुत अच्छा ख्याल रखा है यहाँ पे माशाल्लाह, तो उसकी वजह से बड़ी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर हो रही है। तो अगरचे प्रोस्टेट कैंसर आपको एशियन पॉपुलेशन में मिलता है, लेकिन अभी इतना नहीं है प्रोपोर्शनली। सो एशियन पॉपुलेशन बीइंग एशियन is slightly a good news as far as ethnic background for prostate cancer is concerned. कि इनमें कम है, लेकिन वही बात आपने कहा ना कि हमारे यहाँ लोगों की तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी बड़ी नहीं, बेहतर हो रही है, तो इनवेरिएबली आपको बेहतर मिलेगा। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स एक बताता हूँ, जो कि बड़ी आपको इवन बहैसियत डॉक्टर हम लोगों के लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग होती है। एट द एज ऑफ 100% ऑफ अस वुड हैव प्रोस्टेट कैंसर। So it means that the age of 100, prostate cancer is not a disease, it's something normal for us, for men. ठीक है? right. At the age of 50, 50% of would have prostate cancer. At the age of 60, 60%. 70, 70%. At the age of 80, 80%. So as you are getting older and older, statistically you have a higher chance of having a prostate cancer. prostate cancer. अच्छा, किस स्टेज पे आपको वरी होना चाहिए, परेशान होना चाहिए और अपनी जीपी को कंसल्ट करना चाहिए? बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर के बारे में दो बातें हैं कि एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्क फैक्टर था एथनिक ओरिजिन, दूसरा रिस्क फैक्टर है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में, फैमिली में आपके फर्स्ट रिलेशन ब्रदर्स में, वालिद में या दादा में प्रोस्टेट कैंसर था, और देयर इज़ सम एविडेंस, थोड़ा सा कोई वीक एविडेंस है कि अगर आपके ब्लड रिलेशन ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर है, तो देयर इज़ सम कोरिलेशन बिटवीन टू। उनमें तो आप अपने डॉक्टर साहब को कह सकते हैं स्क्रीनिंग के लिए, लेकिन अमूमन यूके में प्रोस्टेट कैंसर की स्क्रीनिंग अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, अभी नहीं करते कि हम हर एक को प्रोस्टेट कैंसर के लिए चेक करें अनलेस एंड अनटिल देयर सम रीज़न। राइट, ओके, ठीक है जी। तो अब ये जो रिस्क है, आपने खैर कहा कि ये इतना बड़ा रिस्क नहीं है, बट स्टिल बीमारी, और जब जिसके साथ कैंसर का नाम आ जाता है तो वैसे ही लोग हम डर जाते हैं। अब हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? आई मीन आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ रही है, उसको क्या कि अपने फूड को हमें बदलना पड़ेगा, साथ में क्या करना पड़ेगा कि हम इसको मज़ीद इस ख़तरे से बाहर निकलें? अनफॉर्चुनेटली प्रोस्टेट कैंसर में बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस का रोल नहीं है। जैसे कि होता है ना कि आप हम कहते हैं लंग कैंसर में आप कहते हैं स्मोकिंग छोड़ दें, आप बाल कैंसर में कहते हैं कि आप हाई फाइबर डाइट ज़्यादा रखें। प्रोस्टेट कैंसर में कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, आप जो कुछ ज़िंदगी में कर रहे हैं उसमें से क्या चीज़ आप छोड़ दें। लोग कहते हैं कि ठीक है आप रेड मीट कम खाएं, आप अपनी फल और सब्जियां जो, लेकिन वो तो एक जनरल एडवाइस वैसे भी हम कम्युनिटी को या आवाम को कर रहे हैं, 5 a day का जो आजकल एक सजेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नॉट अ लॉट यू कैन डू अबाउट प्रोस्टेट कैंसर। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि क्योंकि इट्स नॉट अ बिग किलर एट द एंड ऑफ द डे, तो मेरा बहसियत मुसलमान ये मशवरा होगा कि देखें जिसको कैंसर या कोई बीमारी होनी है वो तो अल्लाह ताला की तरफ से है, उसमें परेशान होने के बजाय आपका काम ये है कि उसके बारे में आप और इन्फॉर्मेशन हासिल करें। अभी तो गूगल पे और अखबारों में और कंप्यूटर पे हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और अपने डॉक्टर साहब के थ्रू जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन पे इलाज कराएं।
डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और मोस्ट ऑफ देम आर क्वाइट सक्सेसफुल. राइट, मतलब ये इंश्योर कि खाओ पियो मज़े करो. नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप खाएं पिए और नहीं, मैं प्रोस्टेट कैंसर की बात कर रही हूँ कि इसमें जैसे आपने कहा कि आप लाइफस्टाइल चेंज करने कोई का खास नहीं है, ये एज lifestyle- के साथ है. जैसे It's जैसे आप basically यू age ग्रो related, ओल्ड जी. देयर इज अ चांस कि आप प्रोस्टेट कैंसर होगा, तो इसलिए लेकिन फिर भी अपना चेकअप कराना, डॉक्टर यूजुअल के पास जाना चेकअप, इज वेरी अच्छी इंपॉर्टेंट. हेल्थ का ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें. वो प्रोस्टेट कैंसर के लिए नहीं, वो दिल के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, डायबिटीज़ और के लिए प्रॉब्लम, बेहतर हाँ, होगा. बेहतर होगा. वो तो अपनी सेहत का ख्याल रखना जो है वो बहैसियत मुसलमान आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला की अमानत है. आपको उसने एक जिस्म दिया है, आपको एक जहन दिया है और आपको सेहत दी है, उसको लुक आफ्टर करना आपकी Hassan, जिम्मेदारी do है. you have any suggestion how we can reduce the chances of having prostate cancer? There isn't really much you can do, and I don't think there is anything that you can really do to help yourself. Like I think doctor said, it's mainly genetic, and it does come with age. So there's nothing that you can really do to reduce your chance of developing it. Right, good. So that means there is a good news. लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं डायग्नोज हो भी जाता है आपका प्रोस्टेट कैंसर, तो आप इससे वरी ना करें. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रोस्टेट कैंसर से मरने के चांसेस कम हैं, लेकिन उसको साथ लेके मरना इज़ डिफरेंट थिंग. किसी और प्रॉब्लम से आपको खुदा ना खास्ता जान चली जाती है या वैसे एक नेचुरल डेथ जो होती है. सो प्रोस्टेट कैंसर इतना डेंजरस नहीं है जिस तरह से कि बाकी कैंसर जो हैं. हाँ, लेकिन एक डॉक्टर साहब ने बात की कि अगर ये एग्रेसिव है तो फिर ज़रा प्रॉब्लम होती है. लेकिन वही बात है कि आप जीपी के पास जाएंगे, रूटीन चेकअप आपका होगा, तो इसके भी आप इससे कैसे बच सकते हैं वो भी आपको उसका इलाज भी ज़रूर होगा. वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम कॉल्स भी लेंगे. कॉलर्स टेलीफोन नंबर जो है स्क्रीन पर होगा, और उसके अलावा हम आपको बताएंगे कि AND और NHS की सर्विसेज इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप. मिलते हैं ब्रेक के बाद. This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. अब हम आपको थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे और वीडियो भी देखें आप थोड़ी देर में कि जो लोकल हमारे एक्सीडेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको देंगे कि किन सिचुएशंस में इनको इस्तेमाल करना चाहिए, किस वक्त हमें ये लगे कि अब हमें A&E जाना है. क्योंकि हम तो ये बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, हर प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि अक्सर हम चले जाते हैं A&E छोटे से मसले के लिए और फिर हमें वहाँ पे घंटों इंतज़ार करना पड़ता है. इस इंतज़ार से हम भी बचें और वहाँ पर A&E पे जो जाके बर्डन पड़ता है और बाज़ औक़ात जो रियल इमरजेंसीज होती हैं, जो रियल थ्रेट्स होते हैं जिनके उनको डील करना उसके लिए उनको वक्त नहीं मिलता. और हम इसमें बात करेंगे, हसन हमारे साथ हैं, प्रीरेजिस फार्मासिस्ट हैं, उनसे भी बात करेंगे हम वीडियो के बाद कि जो माइनर एलिमेंट स्कीम है उसके बारे में पूछेंगे इनसे वो क्या है. लेकिन पहले वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद दोबारा आएँ और हम इस पर मज़ीद डिस्कशन करते हैं. आपकी फार्मेसी का क्या मकसद है? फार्मेसी और केमिस्ट कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा हैं. वो छोटी मोटी कई बीमारियों के सिलसिले में मदद, इलाज और मशवरा दे सकते हैं. फार्मासिस्ट खांसी, ज़ुकाम, सर, जिस्म और गले में दर्द, बहती नाक, कीड़ों के काट लेने और हे फीवर जैसी आम तकलीफ़ों के सिलसिले में अपने ख़ास इल्म और महारत की बुनियाद पर मशवरा और इलाज फराहम कर सकते हैं. वो तंबाकू नोशी से छुटकारा पाने
اور صحت مند غذا کے سلسلے میں بھی مدد دے سکتے ہیں۔ وہ آپ کو اس بات کا فیصلہ کرنے میں مدد دیں گے کہ آیا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے یا نہیں، یا یہ کہ آپ گھر پر آرام کر کے اپنی دیکھ بھال خود کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے فارماسسٹ کے ساتھ انتہائی ذاتی قسم کی علامتوں کے بارے میں بھی ان پر بھروسہ کر کے بات چیت کر سکتے ہیں، جبکہ آپ کو اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر فارمیسیز میں ایک ایسا مخصوص حصہ ہوتا ہے جہاں دوسرے افراد کے کان تک آواز جائے بغیر آپ سٹاف کے ساتھ پرائیویٹ مشورہ کر سکتے ہیں۔ کسی شخص کو اپنے جی پی کی بجائے فارمیسی سے رجوع کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ساتوں دن کھلی ہوتی ہے اور فارماسسٹ چھوٹی موٹی بیماریوں کا علاج کرنے کے ماہر ہوتے ہیں۔ دراصل فارمیسی میں آپ کو وہیں کے وہیں فوراً ہی علاج فراہم کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو فری پرسکرپشن ملتی ہے تو آپ اس اسکیم میں حصہ لے سکتے ہیں جس میں چھوٹی موٹی تکلیفوں کا علاج فارماسسٹ مفت کرتے ہیں۔ آج کل ہر فارمیسی میں مشورے کے لیے کمرے موجود ہیں۔ اگر کوئی فارمیسی جانے کے بارے میں اتنا پر اعتماد نہیں ہے تو ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ وہاں ضرور جائیں، کیونکہ وہاں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ماہر فرد موجود ہے جو آپ کو آپ کی دوا، آپ کی کسی بھی طویل المیعاد بیماری اور اپنی ذاتی دیکھ بھال کے سلسلے میں مشورہ دے سکتا ہے۔ اگر کسی کو ایمرجنسی میں حمل روکنے کے سلسلے میں مدد کی ضرورت پیش آئے تو فارماسسٹ آپ کو یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ وہ دوا کب اور کیسے لی جائے۔ ایسی بہت سی سروسز موجود ہیں جہاں آپ کو جلد اور بآسانی دیکھا جا سکتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں غور کریں اور صحیح کیئر کا انتخاب کریں۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ دیکھیے اپنے ویڈیو اور اس میں یہی مینشن کیا گیا تھا، اور اردو میں یہ ویڈیو ہے تاکہ بہت سے لوگ جو نہیں سمجھ پاتے انگلش میں اچھے طریقے سے، وہ اردو میں اچھے طریقے سے سمجھ پائیں کہ این ڈی کب استعمال کرنا ہے۔ Hasan, can you please tell us more about the minor ailment scheme and when can this be used in Manchester especially? So the minor ailment scheme was put in place sort of to try to relieve pressure off GPs. It allows pharmacists to give patients medicines which they may normally have had to go to the doctor to get. It's specifically aimed at patients who don't pay for their prescriptions. And through the process, essentially, you can register with your surgery. You'd be given a small card, and then you can use that across pharmacies in your area. So if it's the North Manchester area or other parts of Manchester, you'd sit down with the pharmacist, explain to them what your sort of symptoms are, and they'd make a recommendation based on your symptoms. It covers a lot of different conditions like fever, pain, if you've got allergies in the summer, even eczema, things like that. So very, basic things, but you would get it free of charge. Pharmacists obviously are healthcare professionals. They're easy to access. You don't need an appointment or anything. You can literally walk into any pharmacy, and they would be able to, sit down and have that little chat with you. It's very quick and very convenient. All right, okay. مروب صاحب، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے یورین انفیکشن کے حوالے سے، پروسٹیٹ کینسر کے حوالے سے، کہ جب آپ یورینیشن کرتے ہیں تو جو بلڈ آتا ہے اس بلڈ کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، پیشاب میں خون آنا کبھی بھی نارمل نہیں ہے جی، اور اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ بہت ساری سچویشن میں اس کے کازز سمپل ہو سکتے ہیں کہ بہت سیویئر انفیکشن میں بلڈ آ سکتا ہے، اگر مریض کو گردے کے یا مثانے کی پتھری ہے اس میں پیشاب میں خون آ سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر خدا نخواستہ گردے یا مثانے کا یا پروسٹیٹ کا کینسر ہے تو اس میں پیشاب میں خون آ سکتا ہے۔ تو پیشاب میں خون آنا بذات خود تو ایز سچ آپ کو نہیں بتاتا کہ کیا بیماری کہاں سے ہے، لیکن کم از کم یہ آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ اسیس کریں کہ کیا مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے۔ اگر ایک مریض کو پیشاب میں خون آیا ہے اور اس کے 1 گھنٹے کے بعد اس کا پیشاب میں کوئی پتھری نکلی ہے تو پرابلی پتھری کی وجہ سے تھا، لیکن اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ آپ اپنے ڈاکٹر کو بتائیں۔ اور دوسری چیز جو میں پوچھنا چاہوں گی کہ پروسٹیٹ کینسر میں جب آپ کو ہوتا ہے تو اس کے سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں؟ عموماً جو پروسٹیٹ کینسر ارلی فیز میں، شروع کے فیز میں تو اس کے کوئی سمٹمز نہیں ہوں گے۔ عموماً آج کل ہم ایک بلڈ ٹیسٹ کے ذریعے
पता करते हैं, लेकिन क्योंकि आफ्टर द एज ऑफ 40-45 मर्दों में प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि मसाने के बिल्कुल नीचे होता है, पेशाब की नाली और मसाने के दरमियान में, तो वो क्योंकि विद द एज थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो उससे प्रोस्टेटिक सिम्टम्स जो शुरू हो जाते हैं कि पेशाब का फ़्लो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना पहले होता है, पेशाब में भी थोड़ा सा ऐसा महसूस होता है पेशाब में रुकावट है, आपको बार बार पेशाब आता है और रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें ये नहीं आपको बताती कि ये प्रोस्टेट कैंसर है, ये सिर्फ ये बताती हैं कि प्रोस्टेट थोड़ा सा एनलार्ज हो गया। और इसमें अच्छी बात यह है कि 80% की केसेस में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर। बहुत थोड़े केसेस में प्रोस्टेट कैंसर होता है, लेकिन जो प्रोस्टेटिक सिम्टम्स हैं उसमें अगर ये आपके सिम्टम्स हैं, पेशाब रुक रुक के आता है, आपको रात को पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, पेशाब रोका नहीं जाता, होता है ना बाज़ दफ़ा आपने वज़ू किया और आप कहते हैं मैं चलो ईशा की नमाज़ भी इसी वज़ू में पढ़ लूँ, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर इन एस्ट्रेंज से कि अच्छा चलो घर जाके, यू कांट डू दैट, यू हैव टू, सो दैट इज़ समथिंग। आई मीन इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपने व्हेन यू नीड टॉयलेट यू मस्ट गो, आपको जाना चाहिए, डोंट होल्ड इट। जी, डोंट होल्ड इट। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन दूसरी तरफ ये भी है कि नॉर्मली अगर आप जैसे एक नॉर्मल इंसान, अगर आप मोटरवे पर हैं, आप कमरा इम्तिहान में हैं, मैं इस वक्त DMTV के स्टूडियो में बैठा हूँ, और अगर इफ़ आई वांट टू आई कैन होल्ड ऑन, सो यू शुड बी एबल टू होल्ड ऑन टू विद इन रीजनेबल लिमिट्स। और अगर वो सिचुएशन होती है कि आप नहीं रोक सकते, या आपको बहुत डेस्परेट अर्जेंसी होती है जाने के लिए, या बाज़ दफ़ा पेशाब थोड़ा सा निकलना शुरू हो जाता है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसमें ज़रूर आप अपने डॉक्टर साहब से बात करें, क्योंकि इसमें कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं कि ये बेहतर व्हेन यू आर लूजिंग कंट्रोल, व्हेन यू आर लूजिंग कंट्रोल, ओके, कि पेशाब निकल गया, आप टॉयलेट पहुंचने से पहले पहले आपके पेशाब निकल गया, तो उसमें बेहतर होगा कि अपने डॉक्टर को मेंशन करें ताकि इसके बारे में मज़ीद कुछ किया इन्वेस्टिगेशन हो। कॉलर मेरे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सुमैना साहब, आपको डॉक्टर साहब को सलाम पेश करता हूँ, अहमद बोल रहा हूँ। मैं काफ़ी इनसे फ़ायदा पहुँच रहा है, जज़ाकल्लाह आपका डॉक्टर साहब को लाने का। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि जब पेशाब की रंगत पीली है, तो वहाँ दिया था चेक करने को ये 2-3 हफ्ते पहले, तो उन्होंने कहा कि पानी ज़्यादा पियो, ज़्यादा पानी पीने से ये जो रंगत तो वाइट हो जाएगी, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने से थोड़ी सी कमर में दर्द हुई है, दो राइट और दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट, जो जहाँ पे गुर्दे होते हैं, तो इसका असर कम पानी पीने या सीढ़ियाँ चढ़ने से, इस दोनों में कुछ है अमल दखल? मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ, मुझे बता दें। देखिए, जो आप सीढ़ियाँ भी 3-4 मंजिल की चढ़ी हैं और 5-6 दफ़ा चढ़ी हैं। अब आप सुन लें जवाब जी, थैंक यू। देखिए, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप 3-4 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़ लेते हैं, मैं तो नहीं चढ़ सकता पिछले 10 साल से। उसमें बात यह है कि इतनी सीढ़ियों चढ़ने के बाद अगर आपको कमर में या जहाँ पे गुर्दे हैं वहाँ पे जो दर्द या डिस्कम्फर्ट है, वो लाजमी नहीं है कि वो गुर्दे की वजह से आ रही है, हो सकता है कि वो मसल का पेन है। पेशाब की रंगत पीली होना बजाते खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा होगा कि रमज़ान में, रोज़ों में या गर्मियों में जब आपका यूरिन फ्लूइड इंटेक कम है, तो आपका क्योंकि पेशाब कंसनट्रेटेड होगा तो वो थोड़ा सा येलो रंग का होगा। उसमें अगर आपका ख्याल है कि वो येलो इस वजह से है कि उसमें खून है, तो पेशाब का टेस्ट किया जा सकता है। पेशाब येलो इस वजह पे भी हो सकता है, जो कि जिसका गुर्दे से ताल्लुक़ नहीं है, जिसका लिवर से ताल्लुक़ है, कि अगर खुदा न खास्ता किसी को जॉन्डिस है या हेपेटाइटिस है, उसकी वजह से पेशाब येलो हो सकता है। तो पेशाब येलो होना तो चलें एक नेकेड आई अपीयरेंस हो गई जो आपने आँख से, लेकिन नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि आपके पेशाब को लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भेजा जाए। ठीक है, एक कॉलर और मेरे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं सईद अहमद बात कर रहा हूँ स्कॉटलैंड से। मेरा एक सवाल है डॉक्टर साहब से हाँ जी, फरमाइए। कि किडनी से पोटासियम जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में वो रिलीज हो रही है, तो उसके लिए क्या हल है, और ऐसे मरीज को क्या चीज़ से परहेज करनी चाहिए और क्या खाना पीना चाहिए, और वो डायबिटिक भी है? ऑलराइट, ओके जी, थैंक यू। देखें, अमूमन डायबिटीज़ में किडनीज़ पे असर हो जाता है, और किडनीज से डायबिटीज़ के इफेक्ट में मोर प्रॉब्लम देन नॉट पोटासियम कम एक्सक्रीट होगी। अगर पोटासियम ज़्यादा एक्सक्रीट हो रही है तो उसका ये मतलब है कि आपका ब्लड पोटासियम लेवल कम होगा। तो एक टेस्ट उसको हम कहते हैं जिसमें कि डॉक्टर साहिबान या लेबॉर्ट्री के जो हमारे कॉलीग्स हैं वो आपका ब्लड सीरम पोटासियम लेवल चेक कर लेते हैं।
اگر وہ لیول کم یا زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں ڈاکٹر صاحبان آپ کو پوٹاسیم ریپلیسمنٹ جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کو آئرن کی کمی ہے تو ہم آئرن کی ٹیبلٹس آپ کو دے دیتے ہیں, تو اگر پوٹاسیم کی کمی ہے تو اس میں پوٹاسیم کی ٹیبلٹس دی جا سکتی ہیں. لیکن اس سے پہلے پوٹاسیم موجود ہوتا ہے عموماً سبزیوں میں اور پھلوں میں. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کیلے میں بہت زیادہ پوٹاسیم ہوتا ہے, تو اگر آپ یہ تمام چیزیں اپنی خوراک میں شامل رکھیں تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پوٹاسیم نیچرلی اگر آپ پوٹاسیم لیتے ہیں تو. اور نہیں ڈاکٹر صاحب سوری, میرا سوال یہ تھا کہ پوٹاسیم لیک ہو رہے ہیں کڈنی سے. جی, پوٹاسیم اگر کڈنی سے لیک ہو رہا ہے بیکاز آف ڈائبٹیز, تو اس میں عموماً جو جسے ہم کہتے ہیں ڈائبیٹک نیفروپیتھی, ڈائبٹیز کی وجہ سے جو گردے پہ اثر ہوتا ہے انفارچونیٹلی اس کو آپ ریورس تو نہیں کر سکتے. جو ڈیمیج ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے. آل یو کین ڈو از وٹ وی کال ڈیمیج لمیٹیشن, کہ آپ اپنا شوگر کا, ڈائبٹیز کا بہت اچھا کنٹرول رکھیں. عموماً ہمارے کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز شوگر لیول کم ہو گیا, جب دوائی کھائی, جب گلاب جامن کھائی تو شوگر لیول پھر زیادہ ہو گیا, پھر دوائی کھا لی تو کم ہو گیا, پھر جلیبی کھائی تو زیادہ ہو گیا. وہ اس سے گردے پہ کافی ڈیمیج ہوتا ہے. تو ہمارے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے, جیسے میں نے کہا ڈیمیج لمیٹیشن. آپ جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو ریورس نہیں کر سکتے, آپ ڈیمیج لمیٹیشن کر سکتے ہیں ٹو ہیو اے ویری گڈ کنٹرول آف ڈائبٹیز اینڈ ریگولر چیک اپس آن یور بلڈ ٹو مانیٹر یور پوٹاسیم لیول. رائٹ, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. آئی ہوپ کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. حسن, واٹ آر دا الٹرنیٹیوز ٹو اینی فار لیس سیریس کنڈیشنز؟ So there's 4 steps that you could, 4 routes to take before you go to A&E. First one is self-care, so minor things that you could probably treat at home, then you should do that. So if you keep a first aid kit at home, that's very useful. If you do get little cuts and things like that, then you can just get them treated yourself. Also keep things at home like paracetamol, so if you do get things like temperature and you're not feeling too well, you don't have to venture out to the pharmacy to buy some, especially when the weather is this cold, and stay home in the warmth. And wearing clothes, obviously at this time of year, staying warm as much as you can will help to reduce your likelihood of developing any illnesses in general. The next step after that would be to go to the pharmacy. The pharmacy, as we explained, there's the minor ailments, which you can use that service if you're registered with your surgery first. Alternatively, if it's something which you think is a little bit serious but you're not 100% sure, pharmacists are highly trained to pick up serious sort of symptoms, alarm symptoms, and we tell you exactly when you'd need to refer it. If there's anything that is less serious, we'll probably be able to treat it in the pharmacy. The step up from that would be to go to walk-in centres. Walk-in centres are open 24 hours a day, 7 days a week almost, and you can walk into any of them. You don't have to be registered with it or anything like that, and you'd get seen by a doctor. You might have to wait for a while to be seen by a doctor, but you would be seen by a doctor that day, and it sort of again helps if you're having long appointments with your doctor, you know, a week or so, then this will get you seen a lot more quickly by a doctor. The step after that would be to contact your own GP. So with your own GP, you can call them up. Again, if you're not sure, rather than making an appointment only to be told it's something that you could probably treat in the pharmacy, and the doctors can call you back. And if you needed to as well, if your GP is closed, then they would refer you to an out-of-hours doctor who'd speak to you over the phone, and if they thought that you needed to be seen by a doctor immediately, they refer you to A&E or to a walk-in centre. Right, good, thank you very much. ڈاکٹر آپ یہ بتائیے کہ یورین انفیکشن یا کڈنی انفیکشن یا بلڈ انفیکشن جب آپ کو ہو تو کس سٹیج پہ آپ کو اے این ای جانا چاہیے کہ بس اب میں جی پی کا ویٹ نہیں کر سکتا, آئی ہیو ٹو گو ٹو اے این ای؟ 2-3 چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں کمپلیکیٹڈ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے, جس میں آپ کو مزید انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. ایک تو اگر آپ کو گردے کے علاقے میں لوئن ایریا میں پین ہے اور آپ کا ٹیمپریچر ہائی, آپ یو آر فیلنگ ہاٹ اینڈ کولڈ, یو آر فیلنگ شیوری, you are feeling unwell, you are sweating, that means that infection has gone into your kidneys. And now I think the best thing is to go to A&E, because you would need injection antibiotics rather than tablet antibiotics. You may need to stay in the hospital, you may need some urgent scans either on the day or day after. تو پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو بخار ہے اور گردوں میں درد ہو رہی ہے تو آپ کو
इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस बात का इम्कान है कि फ्राइडे को आप अपॉइंटमेंट की कोशिश करें, हो सकता है मंडे तक अपॉइंटमेंट ना मिले, तो उसमें आप इंतज़ार ना करें और आप नहीं चले जाएं। दूसरी तरफ ये होता है कि अगर आपके प्रीवियस हिस्ट्री है, क्योंकि आपको पता होता है कि मेरी हिस्ट्री है कि मुझे पहले इन्फेक्शन होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है इन्फेक्शन, बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अगर आपको गुर्दे में स्टोन्स हैं, क्योंकि गुर्दे में स्टोन्स ये होता है कि इन्फेक्शन कैन फ्लेयर अप वेरी क्विकली, क्योंकि स्टोन्स इटसेल्फ दे वुड बी लाइक अट्रैक्शन फॉर बैक्टीरिया। तो अगर आपके गुर्दे में स्टोन्स हैं, अगर आपको लॉइन पेन हो रही है, टेम्परेचर आपका ज़्यादा है, और स्पेशली अगर आपके रिस्क फैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर डायबिटीज़ इज़ अ रिस्क फैक्टर। अगर आप इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हैं, अगर आप किसी और वजह से स्टेरॉइड्स वगैरह ले रहे हैं, बाज़ लोग अपने जॉइंट्स की वजह से या अपने स्किन कंडीशंस की वजह से, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से अगर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, उससे आपका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा वीक होता है। उन तमाम सिचुएशंस में बेहतर होगा कि आप इंतज़ार ना करें और नहीं चले जाएँ। उसमें कोशिश करें कि आप उस दौरान में पानी ज़्यादा पीते रहें, जैसे कि आपने अभी क्लिप में सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे अब यहीं से बात शुरू करते हैं, ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको फिर से हाजिर होते हैं। This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group.
This program is brought to you by Community Reach Manchester in association with NHS North Manchester Clinical Commissioning Group. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हेल्थ आवर में आज हम बात कर रहे हैं यूरिन इन्फेक्शन, प्रोस्टेट कैंसर और NHS के हवाले से कि A&E को हम कब इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे मसाइल हैं, छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, ये बाज़ वक़्त हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा बिगाड़ देते हैं और हमारी हेल्थ जो है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। और डॉक्टर महबूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं पूछूंगी कि हमने बात की कि पेशाब का ज़्यादा आना और जलन उसको तो हमने डिस्कस किया। समटाइम्स जब पेशाब आना बंद हो जाता है, रिटेंशन, जिसको कि एवरीबडी नोज़ कि ये बहुत ही डेंजरस अलामत है, इसको थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि कब होता है, कैसे होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। अमूमन मर्दों में रिटेंशन अमूमन प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स की वजह से होती है और अगरचे ये काफ़ी पेनफुल कंडीशन है, लेकिन इसका इलाज निस्बतन आसान है कि आप जब A&E में जाते हैं तो वो कैथेटर पास कर देते हैं पेशाब की नाली के रस्ते और उससे वक्ती तौर पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है कि आपका मसाना खाली हो गया। उसके बाद आपकी सिचुएशन पे आपकी विशेज़ के मुताबिक और लोकल हॉस्पिटल गाइडलाइंस के मुताबिक या तो आपको कैथेटर के साथ घर भेज देंगे और बाद में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि ये क्यों हुआ, या आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा। तो अमूमन उसकी एक से ज़्यादा वजूहात हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा हो सकता है कोई फ़िज़िकल नैरोइंग है, फ़िज़िकल ट्रॉमा या इन्फेक्शन हुई थी पहले, या इतनी सीवियर इन्फेक्शन है कि इंसान पेशाब नहीं कर सका, या प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स। लेकिन 90% हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो अमूमन 50+ एज ग्रुप के मेल्स जिनको प्रोस्टेट की वजह से प्रॉब्लम होती है, वो आपके पास आते हैं जी, रिटेंशन ऑफ यूरिन के साथ। रिटेंशन, बट इट्स क्वाइट डेंजरस। I would not call it dangerous in the sense that although it is painful and it's distressing and it's obviously very frightening, लेकिन it's not dangerous इसलिए कि there are treatment available for the prostate even without the need for any operation. There are tablets available, so it's not dangerous. It's not a life-threatening situation. It's something we can deal with, but not necessarily during the same admission. Maybe it would be done at a later date. लेकिन it's not. I would not consider it as a dangerous situation. अच्छा, दूसरी चीज़ जो एक क्वेश्चन जो रह गया मेरे ख्याल में उस पर भी बात करनी चाहिए कि प्रोस्टेट जो कैंसर है उसके लिए क्या टेस्ट कराने चाहिए, कौन सा टेस्ट कराने से पता चल सकता है कि खुदा न खास्ता। इस वक्त अगरचे एक प्रोस्टेट का ब्लड टेस्ट अवेलेबल है, लेकिन उस ब्लड टेस्ट के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है या प्रोस्टेट आपका बड़े साइज़ का है या प्रोस्टेट में कैंसर है तो वो PSA ब्लड टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल हो सकता है 3-4 डिफरेंट सिचुएशंस में। इस वजह से UK में अभी ऐसा गाइडलाइंस नहीं है कि रूटीनली हम तमाम मर्दों का PSA कराएं। अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में गाइडलाइंस डिफरेंट हैं, यहाँ पे अभी गाइडलाइंस नहीं हैं। उसमें बेहतरीन सिचुएशन यही है कि अगर आपको प्रोस्टेटिक सिम्टम्स आ रहे हैं, आपके पेशाब रुक रुक के आता है, आपको रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है, आपको हेजिटेंसी फील होती है, तो उसमें आप अपने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट करें, वो आपको उसके लिए कुछ टैबलेट्स या इलाज तजवीज़ कर सकते हैं। और अगर उन्होंने मुनासिब समझा तो वो PSA ब्लड टेस्ट कराएंगे या आपको हॉस्पिटल रेफ़र कर देंगे मज़ीद असेसमेंट के लिए। तो रूटीन में ये PSA ब्लड टेस्ट UK में नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। नहीं किया ऑलराइट, अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे जो लोग हैं, स्पेशली मैं अगर एशियन बैकग्राउंड की बात करूँ, मैं पाकिस्तानी, मैंने देखा है कि जो सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही कर लेते हैं। हम तो सेल्फ केयर कहते हैं ना, लोगों को सेल्फ केयर करें, लेकिन हमने वो अदरक का पानी पी लिया और लहसुन का पानी पी लिया और उसके बाद एंडेड आप यूरिन इन्फेक्शन और इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं। थोड़ा सा ज़रा इनको बताइएगा आप कि प्लीज़ ये ना करें। देखिए, मेरा ख्याल है कि अदरक का पानी बड़ी अच्छी चीज़ है, पर एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर हम बोतल, क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, मुझे दिल का मसला था ना, डॉक्टर के पास गए तो हमने बताया अदरक का पानी पी लिया, लेकिन वो फिर कितना डेंजरस होता है कि एक प्रॉब्लम के लिए तो आपने उसको पी लिया, उसके बाद कितनी प्रॉब्लम्स आपको हो जाती हैं। देखिए, जहाँ तक आपकी जिसे आप हर्बल मेडिसिन कह सकते हैं या जो हमारा मशरक़ी तरीक़ा इलाज है, उसके अपने फ़वाइद हैं और अपने नुकसानात हैं। बहुत सारी चीज़ों में वो असर भी करती है। नज़ला ज़ुकाम में आप देखें, जोशानदाई या जोशानदी बड़ा अच्छा आपको
اثر کرتی ہے اور آپ کو یو فیل بیٹر. لیکن اس میں بہتر ہوگا کہ کسی ایسے آدمی سے مشورہ کر لیں جو کہ ہربل میڈیسن میں کچھ تھوڑی بہت ان کی نالج ہو. خود سے علاج کرنے میں تھوڑا سا یہ پرابلم آ جاتا ہے کہ پھر آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا, اسپیشلی کہ اگر آپ دوائی بھی کھا رہے ہیں, آپ ہربل میڈیسن بھی استعمال کر رہے ہیں, کہ ان میں سے کون سی چیز افیکٹ کر رہی ہے. جیسے کہ ایک زمانے میں بڑا کہا جاتا تھا کہ کریلے جو ہیں وہ ڈائبٹیز کے لیے بہت افیکٹو ہیں. مجھے نہیں پتا, اور میرا خیال ہے کہ نیکسٹ ایئر, ابھی تو شاید یہ ہمارے پروگرام کا وقت شاید ختم ہونے والا ہوگا, لیکن جو بھی سامعین سن رہے ہیں وہ اپنا تجربہ آپ کو فون کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا ان کو کریلے سے کوئی بہتر ہوئی یا کوئی فرق نہیں پڑا. تو یہ ان تمام چیزوں کا عموماً آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ کو اس سے دل کی تسلی ہوتی ہے تو کوئی اس میں برائی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یہ ذاتی مشورہ دوں گا کہ دل کی بیماریوں کے لیے ادرک اور لہسن کا پانی اس لیے نہیں پینا چاہیے کہ اگر سب نے پینا شروع کر دیا تو پھر بالی ووڈ کا کیا بنے گا. اچھا, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اچھا مشورہ آپ نے دیا ہے, لیکن ہم لوگ بعض اوقات گھر میں ہی نسخہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر کی دوائیاں تو بیکار ہیں. نہیں, جنہوں نے اتنے سال پڑھ کے ڈگریاں لی ہیں وہ بعض اوقات آپ سیٹسفائی آپ نہیں ہو سکتے. کالر ہیں, ٹائم ہمارا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ختم ہو رہا ہے, جانے کا ہو گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرے بچے کو ٹونسل ہو جاتی ہے, پلیز اس کے بارے میں اگر بتا سکیں کوئی. ٹونسلز ہو جاتے ہیں؟ ہاں جی. ٹونسلز تو ہر ایک کے اندر ہوتے ہیں, ٹاپک نہیں ہے ہمارا, لیکن اس میں بہتر یہ ہوگا کہ ایک تو بچے کی خوراک کا خیال رکھیں, بچے کو سردی تو نہیں لگتی, بچہ بعض دفعہ یہاں پہ ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈا یہ کوک اور ڈرنکس ان کو اوائڈ کریں. اور اگر بچہ بیمار ہوتا ہے, آپ کے پاس گھر میں پیراسیٹامول اور یوزول ہیلپ ہونی چاہیے, لیکن اگر اس کے بعد بھی اثر نہیں آتا تو آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں, تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ پھر مزید علاج کے لیے سوچیں یا دیکھیں کہ کیا اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں شروع میں 2-3 چیزیں آپ یہ کر سکتی ہیں کہ بچے کی خوراک کا خیال رکھیں, سردی سے, ٹھنڈے پانی سے, کوک وغیرہ ہمارے یہاں پہ بچے بڑے پسند شوق سے پیتے ہیں, اور پھر کوشش کریں کہ اگر ضرورت نہ پڑے اللہ کرے, لیکن اگر ضرورت ہو تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کریں. جی تھینک یو. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. کالرز ہم لیتے ہیں اس پروگرام میں, اور میرا یہی ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو جنیرک ایڈوائز اس پروگرام میں دی جاتی ہے, اسپیسیفک ایڈوائز کے لیے آپ کو اپنے جی پی سے ہی کنسلٹ کرنا چاہیے. عطر محبوب صاحب, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے پروگرام میں. حسن البیادی, تھینک یو ویری مچ ونس اگین, ہوپ ٹو سی یو سون اگین. تھینک یو. ناظرین, تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ اسی پروگرام کے ساتھ اب میری آپ کی ملاقات اس سال میں تو آخری دفعہ ہو رہی ہے, لیکن نیکسٹ ایئر, نیکسٹ جو کہ ابھی بس چند دنوں بعد, 2-3 دن کے بعد نیکسٹ ایئر ہوگا, یہ میری برتھ ڈے کے بعد جو اگلا سال آئے گا, تو اس میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. پروگرام دیکھیے گا, اور باقی پروگرامز کے ساتھ تو یوزولی آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. فی الحال آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.